हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त तनुज। और आज हम लाए हैं बिजनेस लॉ के पार्ट 2, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 बिजनेस लॉ की, तो उसको ज़रूर देखिए, तभी इस वाली वीडियो पर आइए। Essential elements of a valid contract. To be enforceable by law, any agreement must possess the essential elements of a valid contract. मतलब कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एलिमेंट्स अपने पास रखने होते हैं। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर दस रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट। यहाँ पे जो है एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए एक पार्टी की तरफ से और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरी पार्टी की तरफ से, तभी जो है वो एक एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। सेकंड आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमॉन्ग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब यहाँ पे जो है पार्टीज़ की इच्छा होनी चाहिए, पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए, जो कि उनका एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधा हुआ हो। Agreements of a social or domestic nature do not contemplate legal relation and as such they do not give rise to a contract। जो एग्रीमेंट जो सोशल और डोमेस्टिक होते हैं वो लीगल रिलेशन को क्रिएट नहीं करते और वो एक कॉन्ट्रैक्ट को भी राइज नहीं होता, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता अगर हम सोशल और डोमेस्टिक केसेस में अगर हम बात करेंगे तो। और सोशल और डोमेस्टिक केसेस में अगर हम बात करें तो इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक वाइफ ने अपने पति से डिमांड करी कि अगर वो गाना गाएगी तो उसका पति उसे साड़ी ला के देगा, पर उसने गाना गाया और उसके पति ने वो डिमांड पूरी नहीं करी, तो फिर उस केस में वाइफ जो है वो पति के खिलाफ़ जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ़ केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक और सोशल नेचर का केस बनेगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। थर्ड आता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर। कंसिडरेशन का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। मतलब कि लॉफुल कंसिडरेशन मतलब एक पार्टी अगर कुछ देगी, अगर एक पार्टी ने एक ऑब्जेक्ट दिया तो दूसरी पार्टी को भी उसके बदले दूसरा ऑब्जेक्ट देना होगा। फोर्थ आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक जो पार्टीज होती है वो एग्रीमेंट के लिए लायक होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 पार्टीज मस्ट बी ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एंड अ साउंड ऑफ माइंड एंड मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। मतलब कि पार्टी की जो एज है वो 18+ होनी चाहिए और वो दिमागी रूप से भी सही होना चाहिए और उस पर कोई डिस्क्वालीफाइड के कोई ऑर्डर्स ना आ रखे हों कि वो ये इस केस में शामिल नहीं हो सकता, कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए बाय कोर्ट। इफ़ एनी ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट सफर्स फ्रॉम माइनॉरिटी, ल्यूनेसी, आइडोसी, ड्रंकनेस एक्सेट्रा, द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ एक्सेप्ट इन सम स्पेशल केसेस। तो अगर पार्टीज़ इनमें से किसी भी चीज़ों से सफ़र कर रही है, जैसे 18+ से नीचे होना, इलनेसी मतलब दिमागी रूप से हालत में ना होना, मतलब बच्चों वाला दिमाग होना, तो इस केस पे जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 इन द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और ल्यूनेटिक द सप्लायर्स ऑफ द गुड इज़ एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम देयर ई स्टेट। अगर हम नेसेसरीज़ की अगर हम बात करें, हम माइनर को दे रहे हैं या फिर लूनेटिक को दे रहे हैं सेक्शन 68 के तहत, तो यहाँ पे जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो अपना जो है ये स्टेट अपना हिस्सा लेने के लिए हकदार है। फिफ्थ आता है फ्री कंसेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 कंसेंट मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब फ्री कंसेंट का मतलब कि पार्टीज बिना कोई दबाव के अपनी मर्जी से जो है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो, दोनों पार्टीज, उसी को हम फ्री कंसेंट कहते हैं। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट इफ़ द एग्रीमेंट इज़ इंड्यूस्ड बाय।
यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होगी अगर एग्रीमेंट इन पांचों चीज़ों में से किसी भी एक प्रोसेस के थ्रू करा गया हो। जो पहला आता है कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। कोर्सन मतलब धमकी देना किसी को, जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को धमकी दे रही है कि अगर तूने ये नहीं करा तो, अगर तूने एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये धमकी टाइप ऑफ चीज़ है जिसके थ्रू जो है एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं कराया जाता, एक फ्री कंसेंट नहीं कराई जाती। इफ़ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय म्यूचुअल मिस्टेक विच इज़ मटेरियल टू द एग्रीमेंट इफ़ इट वुड बी वॉइड। तो अगर एग्रीमेंट जो है वो म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों पार्टीज़ की तरफ से म्यूचुअल मिस्टेक के तहत करा गया हो, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड कराया जाएगा। सेक्शन 20 ये कहता है। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे दोस्तों। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट एग्री फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही एग्री हों। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी फ्रॉड और इलीगल और इमोरल टू और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और मस्ट इम्प्लाई इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 ये कहता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो हम एग्रीमेंट में ला रहे हैं, जो एग्रीमेंट के लिए है, वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इमोरल नहीं होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और वो किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी को और मतलब हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। 7th आता है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओरल और राइटिंग बट इन स्पेशल केसेस इट लेज डाउन दैट द एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ठीक है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन मतलब एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए उसका रजिस्ट्री होना, उसको राइटिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डिवोर्स के पेपर्स ये सब लीगली जो है लॉफुली अटैच होते हैं, तो ये एग्रीमेंट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ये सब जो है लॉफुल अटैच होने चाहिए, वो भी रिटर्न में। ओरली कुछ भी नहीं होता आजकल के ज़माने में, जो कि लॉफुल काम है वो ओरली नहीं होते ज़्यादातर। अब हम बात करते हैं सर्टेनिटी की। सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट्स दैट मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। मतलब कि वो एग्रीमेंट जिनमें कोई क्लैरिटी ना हो, जो पार्टीज़ के द्वारा समझी ना जाए, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कहलाता है। मतलब एक एग्रीमेंट में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए और वो अंडरस्टूड बाय होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की तरफ से। In order to give rise to a valid contract, the term of the agreement must not be uncertain। जो अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट जो है वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल है, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए जो है वो मान गया बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करने के लिए। देयर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। मतलब यहाँ पे जो है वो ऑयल किस तरीके का है, किस काइंड का है, उसकी ऑयल की कैटेगरी क्या है, ये कुछ बताया नहीं गया बी की तरफ से ए को। तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कराया जाएगा इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 56 अब ये कहता है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज़ वॉइड। मतलब कि ये है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट में हम बात कह रहे हैं, एग्रीमेंट में हम बात कह रहे हैं कि मतलब वो परफॉर्मेंस जो है पॉसिबल हो पाए रियलिटी में, हम बिना अपने इमेजिनेशन से कोई चीज़ जो है वो नहीं कर सकते, मतलब एक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए जो है वो बी के साथ एग्री कर जाता है कि वो खजाना ढूंढे मैजिक से। वो जो है वो बी के साथ एग्री कर लेता है कि वो दोनों जो है खजाना ढूंढे मैजिक से। द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। अब ये जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।